अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बड़ा अच्छा अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं गाड़ी के अंदर जो है वो कोई स्वीट्स टॉफ़ियाँ वगैरह मैं रख लेता हूँ, जाके कोई मांगने वाला आए तो उसको मैं बजाय पैसों के वो दे दूँ। पैसे नहीं मैं देता फ़कीरों को, वो प्रोफेशनल होते हैं तो उससे जो है वो प्रमोशन होती है उनकी। तो मैं इस इशारे के ऊपर एक दिन आया तो एक ना औरत थी और उसने एक बच्चा उठाया हुआ था, बड़ा उसको वालेकुम अस्सलाम, बड़ा पैक करके उस बच्चे को उठाया हुआ। तो वो बच्चा भी नोट करता है कि मेरी माँ क्या कर रही है। ज़ाहिर बात है कि वो आज वो सीखेगा, कल को फिर मांगना शुरू करेगा ना। तो मैंने जब वो टॉफ़ियाँ निकाली ना तो उसने देखा गाड़ी के अंदर, यानी बच्चा इतना था कि शायद बोल भी नहीं सकता, छोटा सा बच्चा उसने उठाया हुआ। आपको तब मांगने के लिए वो बच्चा उठाते हैं ताकि एक फीडर भी पकड़ा होता है। उस बच्चे ने ना देखा गौर से, तो पहले वो ऐसे दम खुद सा पड़ा हुआ था बस। तो जैसे ही मैंने उसकी माँ को 2 टॉफ़ियाँ दी ना, गोलियाँ 2 पकड़ाई, तो वो एकदम मैंने देखा कल चौकस हो गया और वो हिलना शुरू हो गया और उसको कहा कि ये मुझे दो। यानी मैंने देखा कि ये बच्चा है छोटा सा, लेकिन इसको पता चला है कि यहाँ मेरी कुछ चीज़ मिली है मुझे, पैसे नहीं मिले। अच्छा, आज मैं खड़ा था तो वो उसकी माँ और वो बच्चा दूर खड़े थे, तो उसकी बहन आई, बहन होगी या जो भी रिश्तेदार थी, उसने मेरे से मांगा तो मैंने उसको टॉफ़ियाँ दी। तो मैं वो बच्चे को देखा, वो दूर था, तो मैंने उसकी आंखों में एक दोबारा देखा कैसे वो चमक रहा है वो, कि ये कल वाली गाड़ी। यानी देखें, एक हम कहते हैं ना कि हम किसी को धोखा दे सकते हैं, यानी वो इंसान जो मशीन है ये अल्लाह की बनाई हुई मशीन है। बेशक वो फ़कीर के हाथ में है, लेकिन मखलूक तो अल्लाह की है ना। हम इनको अंडररेट करते हैं कि यार ये फ़कीर हैं, इनमें अकल नहीं है। तो मैंने उस मशीन को देखा, मशीन ने हिलना शुरू कर दिया फ़ौरन टॉफ़ियाँ देख के। और वो उसकी क्योंकि रश नहीं था, तो वो उसकी वो जो लड़की थी वो जा रही थी, तो वो उस पर तो ऊपर उसने नज़र टिकाई हुई थी। यानी देखें, एक वाक़े को उस बच्चे ने कैसे फोकस किया। कल की उसको गाड़ी का रंग पता था, ठीक है, और वो कल का इंतज़ार कर रहा था कि आज यहाँ से फिर मुझे ये बंदा आएगा तो कोई मुझे यहाँ से फिर टॉफ़ियाँ मिलेंगी। तो मैं कहता हूँ कि हम बच्चों को नहीं धोखा दे सकते, तो बड़ों को कैसे धोखा दे सकते। इंसान कैसे सोच सकता है कि हम किसी को धोखा दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं जी, हमने कारोबार स्टार्ट किया था, बिज़नेस इनकम को स्टार्ट किया था। हमने सेक्शन 18 को पढ़ा कि बिज़नेस इनकम से क्या मुराद है, स्पेकुलेटिव इनकम से क्या मुराद है। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा भी आया है ना। नोट्स भी माशाल्लाह देखें आप लोगों ने, कॉपियाँ शॉपियाँ करवा के, ये होती है रिस्पेक्ट। बाइंडिंग भी करवा ली, क्या बात। मैंने एक ज़िंदगी में एक चीज़ देखी है कि कहते हैं बेअदब बेमुराद, जो किताबों की इज़्ज़त नहीं करता, उस्तादों की इज़्ज़त नहीं करता। उस्ताद वो नहीं कि जो कहे बस उस्ताद हो मेरी इज़्ज़त करो। यानी जो बंदा आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है, आपके साथ मेहनत कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, आपको सिखा रहा है चीज़ें, उसका फिर हक़ होता है कि आप उसकी मेहनत, उसके साथ इज़्ज़त करें। यही हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार इसी वजह से है ना, कि उन्होंने हमें एक ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमें नहीं पता थी, हम तो जाहिल लोग थे। अल्लाह ताला के साथ प्यार भी इसी वजह से है कि उसने हमें जिस्म दिया, रूह दी। तो ये है कि इन चीज़ों को, ऐसे ही किताब को पकड़ के वो उधर फेंकना और जनाब किसी पे मुंह पे मार देना, ये उससे हो किताब को कोई इंसल्ट नहीं होगी, उसमें जान नहीं है, लेकिन आपके दिल के अंदर उसकी कदर कोई नहीं होती। तो जिस चीज़ के साथ प्यार ना हो ना, मैं देखता हूँ कुछ लोगों को नोट्स बड़े शौक से बनाते हैं, किताबों के ऊपर लिखते हैं, एक एक जगह पर हाईलाइट किया होता है, उसको पढ़ा, उसके पता चलता है कि इसका इसके साथ शगफ कितना ज़्यादा है। मैं बोल रहा होता हूँ, वो लिख रहे होते हैं, साथ साथ नोट कर रहे होते हैं। कहते हैं कि एवरी वर्ड यू हैव थ्रोन फ्रॉम योर माउथ आई हैव कैच दैट। जो भी लफ्ज़ आपने फेंका मैंने वो कैच किया हुआ है, मुझे पता है वो क्या है। आई हैव फॉलोड योर डॉटेड लाइन्स। तो ये बच्चा जो है ना, ये तरक्की कर रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है। तो अल्लाह ताला हमें कामयाब करे जी।
डिडक्शंस में हमने पहली बात ये की थी, जो पहला सेक्शन था वो था कि आप अगर कोई टैक्स आपका कट जाए तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा। ये जो पहला सेक्शन था ना सेक्शन 21 का, कि एक्सपेंडिचर नॉट अलाउ एनी टैक्स पेड, ये वाला जो चीज़ थी, ये पता क्या थी? ये वाली एनी टैक्स पेड, इसका ताल्लुक नॉर्मली इनकम के साथ होता है। डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट ऑन डेट हो गया, सेल हो गई, तो उसमें से वो एग्जामिनर आपको बताएगा कि इसमें से चीज़ें माइनस हुई हैं, तो उसको ग्रॉस अप करने के लिए ये सेक्शन 1A जो है वो आपका काम आएगा। ये जो नीचे है ना टैक्स डिडक्टेड अंडर एनी, ये भी उसी, इसका भी उसी के साथ ताल्लुक है कि आपके जो इनकम में से कोई एक्सपेंस जो है वो एडवांस हुआ, एडवांस टैक्स माइनस हुआ है, तो आपने कहीं से माइनस किया तो बढ़ाएंगे। ये जो नीचे वाला कल सेक्शन हमने पढ़ा था ना, जो मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि आपने किसी का टैक्स नहीं काटा, इसका ताल्लुक एक्सपेंडिचर के साथ है। पहले जो दोनों सेक्शन है उनका ताल्लुक इनकम के साथ होगा, क्रॉसिंग अप के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। यानी आपको ये कहा जाएगा कि कोई एक्सपेंस है, आपने पेमेंट की, टैक्स नहीं काटा, तो ये रूल अप्लाई करेंगे। इसमें आपने ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ज़रूर जहन में रखना है, और एक्सेप्शन भी जहन में रखनी है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इफ़ एनी पेमेंट इज़ मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स इट इज़ नॉट अलाउड, लिस्ट डाउन इट्स एक्सेप्शंस, इसकी एक्सेप्शंस बताएं कि अगर कोई एक्सपेंस किया जाए बगैर टैक्स काटे तो वो अलाउ नहीं होता, इसकी एक्सेप्शंस बताएं। यानी कि वो क्या हालात होंगे, बार गौर से सुनिएगा, वो क्या हालात हों कि जब आप किसी को पेमेंट कर दें और टैक्स ना काटें फिर भी वो एक्सपेंस अलाउ हो जाए। तो ये 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। उस सूरत में आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे इफ़ यू आर नॉट विद होल्डिंग एजेंट, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट विद होल्डिंग एजेंट, अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है ही नहीं, उसने टैक्स काटना ही नहीं, काट ही नहीं सकता कानून के मुताबिक, तो वो नहीं काटेगा। नंबर 2, इफ़ टैक्स इज़ नॉट डिडक्टेबल, अगर टैक्स कटता ही नहीं था, उसने नहीं काटा, फिर भी ठीक है, राइट। नंबर 3, इफ़ ही हैज़ पेड द टैक्स, और टैक्स काटा नहीं, इसने अपनी जेब से जमा करवा दिया है। एंड नंबर 4, कि इफ़ द पर्सन टू होम द टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड हैज़ पेड द टैक्स, उस बंदे ने खुद टैक्स जमा करवा दिया है, राइट। नंबर 5, इफ़ द कमिश्नर हैज़ रिकवर्ड द अमाउंट, ये जो सेक्शन 61-62 है ना, ये कमिश्नर का है। अगर कमिश्नर ने उससे टैक्स रिकवर कर लिया फिर भी आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और इन केस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स ओनली 20% शैल बी डिसअलाउड ऑफ द परचेज प्राइस। तो देखें इसके अंदर पूरा फुल फ्लेज, इस सेक्शन सी में पूरा क्वेश्चन अलग से बन सकता है, ये आपने ध्यान करना है। अब समझ आई? अच्छा जी, अच्छा जी, ये वाला उसने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कमीशन का, ये सीए फाइनल में भी आ चुका हुआ है और यहाँ भी आया हुआ है। ये सिर्फ कमीशन के लिए है, इसको हाईलाइट कीजिएगा। और आपका अपना सेक्शन है, इसका ख्याल करना आपने, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, इसकी आपने तवज्जो करनी है। कमीशन आप कब देते हैं? कमीशन सोचें कब देते हैं किसी को? जब कोई आपकी सेल करे, जब आपका कोई काम करे, ब्रोकर हो ना दरमियान में, यानी आपके दरमियान में कोई एजेंट है जिसको आप चीज़ बेच रहे हैं और वो आगे पेमेंट कर रहा है, वो आपकी चीज़ों को आगे बेच रहा है, तो आप इसको कमीशन देते हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ें हैं ना, ये सेक्शन सिर्फ 3rd शेड्यूल आइटम्स के लिए है। कौन सी हैं? सेल्स टैक्स की, हाँ जी, कौन सी थी? शैम्पू थी, बिस्किट्स थे, याद है, टायर्स थे, थी ना चीज़ें सेल्स टैक्स की जो हमने पढ़ी थी। टी थी उसके अंदर, और उसके बाद ये चॉकलेट्स थे, सिगरेट्स थे, परफ्यूम्स थे, शैम्पू थी, सोप था। सेल्स टैक्स जिसकी हम लिस्टेड प्राइस पे लेते हैं, उसकी बात हो रही है। पहले ध्यान करना है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? 3rd शेड्यूल के ऊपर। कहता जी द रिसिपिएंट ऑफ द कमीशन, एजेंट, इसको कर लें एजेंट, योर एजेंट, रिसिपिएंट ऑफ द कमीशन के नीचे लिख लें एजेंट। आप समझें कि आप
जो हैं वो नेस्ले हैं, आप जो हैं वो चाय, चॉकलेट, कॉफ़ी ये चीज़ें बेचते हैं, और दरमियान में आपका एक एजेंट है जिसको आप कमीशन देते हैं, सही है, इज़ नॉट अपेयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और वो बंदा जिसको आप कमीशन दे रहे हैं वो इनकम टैक्स की एटीएल में नहीं है, नहीं रजिस्टर्ड हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में, लेकिन एटीएल से बाहर निकल चुका हुआ है। इनकम टैक्स की एटीएल में दो तरह के लोग हो सकते हैं, लेट फाइलर और फाइलर। नॉन फाइलर नहीं हो सकता। ये कहाँ पड़ा था फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर? इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स में आपने लैंड और बिल्डिंग में ये पढ़ा था, और सिक्योरिटीज में पढ़ा था, राइट। लेट फाइलर, इसके विद होल्डिंग टैक्स के रेट्स हैं, मेरा ख्याल आपकी किताब में नहीं है, लेकिन फाइलर और नॉन फाइलर का पढ़ा था कि अगर लैंड और बिल्डिंग आप बेचेंगे तो उसके ऊपर रेट जो 15% है अभी करंटली, और अगर नॉन फाइलर होगा तो उसको सेपरेट ब्लॉक से निकल जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसके ऊपर टैक्स रेट 15% से ज़्यादा है। अगर उसका एवरेज रेट 15% से कम होगा तो वो उसके ऊपर फिर सेपरेट ब्लॉक में चला जाएगा। याद आया दोबारा? ये वो है। अब क्या कंडीशन है, नंबर 1 सुनिएगा, एक ऐसे बंदे को आपने कमीशन दी जो इनकम टैक्स की एटीएल में नहीं है। समझ आ गई? अब असल रूल क्या है, रूल आपने याद रखना है, कहता है कि शैल बी इन एडमिजिबल इन एक्सेस ऑफ 0.2% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द सप्लाईज। ठीक है, मैं अब आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है, ये विंटर, ये देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन विंटर 2021 का लिखा हुआ है। कहता है जी कमीशन ऑफ ₹1.4 मिलियन, ये लिखिएगा ज़रा, मैं बल्कि आपके साथ साथ इसको लिखता भी हूँ। अच्छा, ये बिज़नेस इनकम की ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मेरे से थोड़ा सा ना काम सीखा करें, मैं अक्सर शौकियाँ मारता रहता हूँ। ये देखें, ये मैंने इस शीट का ना नीचे से कलर भी चेंज कर दिया है, तो अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगी शीट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये मैंने अलग शीट बना दी है बिज़नेस की, यहाँ से जाके होम पे जाके मैंने इसको कॉमा लगाया और ये कर लिया। मैं कहता हूँ कि यहाँ जो भी डेटा हमें दिया जा रहा है वो क्या है, ये तो आपने मेरे से सीख लिया होगा, स्प्लिट करना कि नहीं, नहीं सीखा। ये विंडो की जो होती है ना, देखें विंडो की पे जाके और एरो की प्रेस करें तो ये स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, दोनों आ जाती हैं यहाँ पे। विंडो की प्रेस करके एरो, जो नीचे चार कीज़ नहीं होती, एरो बने हुए होते हैं, उसको इधर इधर को प्रेस करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगी, दोनों नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये कहता है जी, यहाँ पर कहता है जी उसके पास क्या है, कमीशन ऑफ दिस वाज पे टू AIL, उसने कमीशन दी है 1.4 मिलियन की, यहाँ लिख देते हैं। कमीशन ने आपकी इनकम को कम किया हुआ, ज़्यादा किया हुआ है? 14 लाख की कमीशन है, ठीक है। कहता है जी पे टू AIL डिस्ट्रीब्यूटर नवाब मलिक ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ₹70 मिलियन, उसने सेल कितनी प्रोड्यूस की है? 70 मिलियन की। अब देखिएगा, अगर ये शख्स अच्छा आगे देखते हैं, कहता है लिस्टेड इन द 3rd शेड्यूल, और ये गुड्स कौन सी सेल की है? रिटेल गुड्स, रिटेल गुड्स की उसने सेल की है, ये भी शर्त पूरी हो गई। अब अगर ये शख्स जो है नवाब, जो है नवाब, अगर ये ATL में हुआ तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर ये ATL में हुआ तो आप इसको 14 लाख क्या, 15 लाख क्या, 20 लाख, कितनी भी कमीशन दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। आगे सुनिएगा, डिफ़ॉल्ट हुआ या नहीं हुआ। नवाब मलिक्स registration was suspended on 1st July in terms of section 21 of the Sales Tax Act 1990। और उसकी क्या होगी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी, उसको सस्पेंड कर दिया गया इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट। उसकी रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दी, सस्पेंड कर दिया गया। तो अब ये क्या हो गया, नॉन एटीएल में नॉन फाइलर हो गया ये, ठीक है। उस एटीएल में से नॉन फाइलर की बजाय कहेंगे कि नॉट इन एटीएल, एटीएल से निकल गया। अब ज़रा देखिएगा, अब लॉ कहता है कि अगर वो शख्स है तो आप मैक्सिमम उसको कमीशन 0.2% दे सकते हैं। कितनी दे सकते हैं, तो हम लिखेंगे अलाउड कमीशन, वो करेंगे हम इज इक्वल टू 70 मिलियन इंटू 0.02 या 0.2% थी, 0.2 देखिएगा 0.2% है, 0.2 वो 140 थी, कितनी थी 140 थी, उसने दी कितनी हुई है 14 लाख। समझ आ रही है, 0.2 ऑफ द सेल, यानी सेल का कमीशन होती ही सेल की परसेंटेज है, तो आप उसको सेल का 0.2% दे सकते थे। दी कितनी है आपने, अगर तो ये होती 1 लाख रुपया तो फिर भी हम कोई ट्रीटमेंट ना करते, फिर भी हम कोई ट्रीटमेंट ना करते, क्योंकि उस लिमिट से नीचे है, लेकिन ये उस लिमिट से बढ़ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है नवाब का, वो जो भी प्रॉफिट है उसके अंदर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कमीशन पेड 14 लाख और लेस करेंगे कमीशन अलाउड -140। क्लियर हुई बात, कि जो चीज़, यानी इसका अगर रूल आप बनाना चाहें तो ये कर सकते हैं कि एक्चुअल कमीशन और 0.2% ऑफ द सेल विच एवर इज लोअर वो आपको अलाउ हो जाएगी। बस ये रूल आप बना सकते हैं, यानी लॉ ने कह दिया कि फिर मैक्सिमम आपको 0.2% में कमीशन दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कमीशन अलाउ, यानी कमीशन डिसअलाउ नहीं होगी, कमीशन यहाँ पर डिसअलाउ नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी 0.2% की, 0.2% की उस पर लिमिट लग जाएगी, वो हो जाएगी। इस ओके तो इसकी अब मुझे बताइएगा कितनी कंडीशन है। नंबर 1, अच्छा अगर एग्जामिनर आपको ये कहता कि ये रिटेल गुड्स ही नहीं है तो फिर भी ये रूल अप्लाई नहीं होना था। उसने फर्नीचर बेच दिया, क्लॉक बेच दिए, वो आपका कमीशन आपने पे की, उसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं, ये सिर्फ रिटेल गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है। किसके ऊपर, जो सेल्स टैक्स की रिटेल गुड्स है। कौन सी, इसकी ये एग्जांपल मैंने दी है, ये आप कर लीजिएगा, ये मैंने पास पेपर का आपको साथ वो भी बता दिया होगा। अच्छा ये जो है ना सेक्शन 108, ये इससे मिलता जुलता है, इसीलिए खालिद साहब ने इसको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आपने बेसिकली इसी को याद रखना है, सीए को। ये एक और चीज़ है, ये सिर्फ डीलर्स के लिए है। ये किसके लिए है, ये बात, ये जहन, इन दोनों में फ़र्क सुनिएगा। ये जो है ना सेक्शन पहला कमीशन, ये भी कमीशन के रिगार्डिंग ही है, ये 108B जो है ये भी, लेकिन ये सिर्फ डीलर्स के लिए है। देखें जो CA है ना, CA जो है ये सेक्शन, ये सब के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, जिनको भी देंगे सबके ऊपर ये रूल अप्लाई है। ये सिर्फ डीलर्स के लिए है। ये किसके लिए है, डीलर्स के लिए है। इसमें भी वही है, गुड्स कौन सी होंगी, 3rd शेड्यूल की, ठीक है। और एनी अदर प्रोडक्ट एज प्रिस्क्राइब, हम तो सिर्फ रिटेल गुड्स ही लेंगे, अंडर अ डीलरशिप अरेंजमेंट हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एंड। अच्छा यहाँ पर जो नॉट रजिस्टर्ड है ना, एक और चीज़ ऐड हो गई, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स। यहाँ 2 चीज़ें आ गई, वहाँ क्या थी, एक थी इनकम टैक्स, यहाँ पर क्या है 2 आ गई, कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों में रजिस्टर्ड होना लाजमी है, फिर सारी की सारी कमीशन अलाउ हो जाएगी। नंबर 1 डीलर है आपका, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर में फ़र्क होता है।
डिस्ट्रीब्यूटर पूरे इलाके का होता है, उसके आगे डीलर्स हो सकते हैं। जैसे आप चले जाएं, होल सेलर एंड डीलर का लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा कहीं पर, हॉर रोड के ऊपर बेतहाशा डीलर बैठे हुए हैं, तो एक जगह पर 10 डीलर हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर एक इलाके का एक ही होता है, होल सेलर कई हो सकते हैं, रिटेलर लाखों जितने मर्जी हों, इनके ऊपर लिमिट नहीं होती। समझ आ रही? ये है, ये डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क होता है। ये डीलर्स के लिए है कि उस इलाके का जो डीलर है जिसको आप चीज़ें बेच रहे हैं, उसका सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में ATL में होना लाजमी है, जो रिटेल गुड्स में डील कर रहा है। अच्छा, रिटेल गुड्स में मेरा ख्याल है ये होम अप्लाइंसेस भी आ जाते हैं, मुझे याद पड़ता उसमें ये चीज़ें भी शामिल की हुई हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, गैस अप्लाइंसेस भी शामिल हैं, जो AC भी उसमें आ जाएंगे फिर। ठीक है ना? मेरा मुंह देख रहे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा जाके, मैंने कहा था उसको याद कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं। अच्छा, इसका तरीक़ेकार है क्या है कि अगर वो बंदा जिसको आपने कमीशन दी, उसको चीज़ें बेची हैं, इसका कुछ भी नहीं करना, उसकी सेल का 7.5% उसकी वैल्यू को, उसकी इनकम को बढ़ा देना है। उसने कमीशन दी है या नहीं दी, ये आसान है। दोबारा सुन लीजिएगा कि एक शख्स है, मैं आपको इसी एग्जांपल में दोबारा लेके चलता हूँ। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर जो है उसकी जो प्रॉफिट है वो 20 मिलियन का है, ठीक है। तो इसने जो है वो किसी डीलर को सेल की है, इसके डीलर ने इसकी 50 लाख की सेल की है। कितनी की है? की सेल की है। वो डीलर है नंबर 1, और जो चीज़ें उसने बेची हैं वो रिटेल गुड्स हैं। नंबर 3, ये बंदा किसी एक लिस्ट में शामिल नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ऐड डिस अलाउंस अंडर सेक्शन 108B। तो वो उसकी जो सेल है, लेट्स सपोज कि उसकी सेल समझे 70 लाख है, ठीक है। कितनी हमने सेल ली थी? 10 लाख। इस डीलर ने जो की थी 50 लाख। तो 5 मिलियन इंटू 7.5% आप उसका उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। ये समझे एक तरह की पेनल्टी पड़ गई उसको। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर कोई डीलर है आपका, वो ATL, सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स की ATL में शामिल नहीं है, सस्पेंड हो चुका हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो उसको कमीशन दी है वो रिटेल गुड्स के लिए दी हुई है, आपका वो डीलर है, तो आपकी इनकम में जो सेल उस बंदे ने की है उसका 7.5% आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? बस कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? आपके देखें, ये वाली चीज़ जो है ये फाइनल में आ चुकी हुई है, आपके कैफ लेवल पे अभी तक नहीं टेस्ट हुई। आपको बेसिकली ये वाली बात जहन में रखनी है, ये वाली आसान ज़िंदगी करने के लिए, ठीक है। ये बिज़नेस की ही होती है ये, यानी उसकी जो भी कोई ना कोई तो प्रॉफिट होगा ना या लॉस होगा, उसको ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे उसको, उसकी जो उस टोटल सेल का नहीं, जो इस डीलर ने सेल की है। अब देखिएगा, वेयर अ पर्सन सप्लाइज प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल और एनी अदर प्रोडक्ट वेयर, मेरा ख्याल है कि ये भी आपकी ICAP की किताब में शामिल नहीं है, याद कर लें, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, शायद हो। तो वो डीलर जो है उसने आपकी कोई चीज़ों को सेल किया है और वो ख़ुद जो है वो उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? उसको आपने कमीशन 1 रुपया नहीं दी या दी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ कहता है कि मैं तुम्हारी जो उस सेल का 7.5% आपकी इनकम को बढ़ा दूंगा। आप कहते हैं भाई मैंने उसको कमीशन दी नहीं है, उसने तो खुदा वास्ते मेरी चीज़ें बेची हुई हैं। कहता कोई बात नहीं, खुदा वास्ते मैंने भी बढ़ा दिया, तोहफ़तन हदियतन, चलो दबाओ। सही है? क्लियर हुई बात? अच्छा जी, एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स और वायोलेशन ऑफ सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके लिए आपने काम करना है, मैं आपको किताब का एक दे रहा हूँ,
चैप्टर 13 खोलेंगे आप खालिद साहब की बुक का। इसमें एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के कुछ रूल्स हैं, आज आपकी असाइनमेंट में दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब आप बड़े हो गए हैं, खुद भी काम करने की कोशिश करें। ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर मींस, ये वाली जो चीज़ है ना आपने याद करनी है, ठीक है। ये देखिएगा, ये वाली, ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि इससे क्या मुराद है। कर लेंगे याद? मैंने कहा थोड़ा थोड़ा काम अब आपको बोझ डालना शुरू करूँ ना, बड़े हो गए हैं, अब आपकी शादी होनी है तो कुछ कमाना खुद भी शुरू करें ना, बिल्कुल पैरासाइट ना बन जाए। तो क्या बात की हमने कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की लिमिट से बाहर होंगे वो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, मैंने आज आपको असाइनमेंट दी है, वो आपने करने हैं। और मैंने क्या कहा है, यू हैव टू फॉलो माई डॉटेड लाइन्स। मैं जो कह रहा हूं वो करना है, अंडरस्टैंड? अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जब रिवीजन करवाई तो कुछ स्टूडेंट ने रिवीजन नहीं मेरी ज्वाइन की। वो सर मुझे हर चीज़ तो आती है, ऐसा नहीं करना। वो जो 3 घंटे डेली के होंगे या 2 घंटे मैं जो लगा रहा हूँगा, वो आपकी तैयारी ही करवा रहा हूँगा। उन 2 घंटों में उतना आप नहीं पढ़ सकेंगे जितना मैं आपको करवाऊँगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ। तो मेरा एक एरियल व्यू होगा। अब आप मैं ऊपर से चीज़ों को देख रहे होंगे, समझ आ रही है ना? तो वो एरियल व्यू लाजमी लेना है, उसको नहीं छोड़ना। बशर्ते ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगा। पिछली 2 कंप्लीट अटैम्प्ट्स आपको मैं करवा दूंगा पहले, ताकि अब आपको फुल फ्लैज अंदाज़ा हो कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, तो रैंडमली फिर मैंने कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। ओके, ये आ गया जी। लें जी, दोबारा सैलरी की यादें आपको आने लगी हैं। इसकी हम समरी बनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। कहता है एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू अ प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर्सन से मुराद एम्प्लॉयर है, यहाँ पर्सन के ऊपर लिख रहे हैं एम्प्लॉयर, टू अ फंड। जैसे मैं समरी बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन फंड, ठीक है। कहता है कि एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन, द पर्सन से क्या मुराद है? कारोबारी बंदा जो है। अब आप ले नहीं रहे, अब ध्यान कीजिएगा, अब आप दे रहे हैं, किसी फंड में पैसे डाल रहे हैं। फंड और स्कीम में क्या फर्क बताया था आपको? जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना, किसी फिजिकली पैसे नहीं डालते, कारोबार में से प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल लेते हैं, पैसे कारोबार में ही रहते हैं, लेकिन आप उसकी प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, उसको आप जो है वो फंड नहीं बोलते, स्कीम बोलते हैं। लेकिन अगर कारोबार से फिजिकली पैसे निकाल के किसी को दे दिए जाए तो उसको फंड बोलते हैं। समझ आई? सादा अल्फाज में बता दूं कि मेरी जेब में 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है और मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि बेटा इसमें से जो 2 लाख रुपया है वो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, आप जब सैर पे जाओगे तो मैं आपको दे दूंगा। पड़े मेरे पास ही हुए हैं, मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, लेकिन 2 लाख रुपए मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको स्कीम बोलेंगे। यानी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कारोबार में भी चल रहे हैं मेरे पास, लेकिन जब भी वो मांगेंगे उनको मैं दे दूंगा। सही, इसको स्कीम बोलते हैं। एक है कि वो कहते हैं अब्बा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, पहले भी हम कई दफ़ा आपसे धोखा खा चुके हुए हैं, आप पैसे दें। तो वो उनको पैसे मैं उनकी मामा को पकड़ा देता हूँ कि ये 2 लाख रुपए रख लें, इसको फंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फंड के लिए वर्ड कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है, स्कीम के लिए कंट्रीब्यूशन का नहीं इस्तेमाल होता, कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और वो क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, ठीक है। नॉट अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड।
नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड सुपरएनुएशन फंड, और क्या है, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। सही हो गया। इनके अंदर अगर देखें मिल नहीं रहे आपको मेरा बेटा, ये पैसे डाल रहे हैं, ध्यान करना, ये पैसे आप उसमें डाल रहे हैं। आपने आपने पता है उल्टा सोचना शुरू कर देना, मुझे मिल रहे हैं, तो सर ने बताया था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का तो सालाना ट्रीटमेंट ही कोई नहीं होता। भाई वो इनकम की बात थी, वो एम्प्लॉय की बात थी। यहाँ मैं एम्प्लॉय की नहीं, एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? तो दीज आर नॉट अलाउड, दीज आर नॉट अलाउड या इनएडमिसिबल, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं है। फाइन, नहीं समझ आ रही? ठीक है, आगे चलें। An amount in excess of 50% of the contribution made by a person to an approved gratuity fund, ठीक है। अब आगे अप्रूव्ड, एक मिनट, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, और है जी अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, तो इसका होगा 50% ऑफ द अमाउंट इज डिसअलाउड। अब पूछे मेरे से क्या सवाल पूछ रहे? मैं सोच रहा था कि जब हमने वो उसमें पढ़ा था, इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा था ना, कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है और हम एम्प्लॉय के हिसाब से देखें तो एम्प्लॉय के हिसाब से भी मतलब एम्प्लॉय को उसको कुछ टैक्स नहीं पे करना होता। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आपका एम्प्लॉयर उसमें कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करे, आप एम्प्लॉई हैं, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वहाँ हम इनकम को सोच रहे होते। अब मैं पैसे देने वाले की बात कर रहा हूँ कि जो पैसे देने वाला है क्या उसको ये एक्सपेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लॉ कहता है नहीं मिलेगा। आइए अपने बिजनेस में इसको माइनस, ये बात हो रही है, अब लेने की बात नहीं हो रही। जब लेने की बात होगी तो अब सैलरी वाला रूल सोचेंगे कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। समझ आ रही है? अब ज़रा इसमें देखिएगा, देखें ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग पे बोझ डालती हैं और इसको ऐसे ही याद करना पड़ता है, ये एक मुसीबत है, लेकिन क्या करें, रूल मौजूद है। ये बात क्लियर हुई है? अब देखें यहाँ पर सुपरएनुएशन फंड भी है और ग्रेचुटी फंड भी है, ये यहाँ मौजूद है ना। अब ज़रा इसको ज़रा कंक्लूड करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में पैसे डाल दिए, मिसाल दे रहा हूँ कि आपने इसमें 15 लाख रुपया ऐड कर दिया और वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो सारे का सारा डिसअलाउ कर दिया जाएगा, आपकी इनकम को बढ़ा दिया जाएगा। आप कहेंगे अलाउ, अगर नहीं माइनस किया तो ठीक, अगर माइनस कर लिया तो दोबारा ऐड बैक कर दिया जाएगा। ओके, इसी तरह अगर ये सुपर एनुएशन फंड है या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, हम कहते हैं कि नहीं, अगर ये अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है और उसमें हमने फ़र्ज़ करें 50 लाख रुपए ऐड किया, इसमें हमने 60 लाख ऐड कर दिया, इसमें हमने 70 लाख ऐड कर दिया, टोटल हमारी फ़र्ज़ करें ये कंट्रीब्यूशन है, मिसाल दे रहा हूँ। लॉ कहता है कि इसका 50% आपकी इनकम में दोबारा ऐड बैक कर दिया जाएगा। आप कहते हैं सर अगर ये 3 मिलियन होता तो फिर भी जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसका 50% आपको अलाउ हो जाएगी, 50% डिसअलाउ कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी? कर दी जाएगी भी नहीं सर, क्यों की जाएगी भी? कर दी जाएगी सर, नहीं होनी चाहिए, कर दी जाएगी सर, मैं नहीं मानता, ना माने फिर भी कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम के अंदर हमें लिखा जाए
कि एडमन एक्सपेंसेस इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड ₹7 मिलियन, तो आप 35 लाख रुपया उसकी इनकम में ऐड कर देंगे कि भी आपको इसका 50% अलाउ था, 50% अलाउ। वो कहे कि जनाब उसने अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में पैसे डाले हैं 70 लाख, तो आप सारे का सारा डिसअलाउ कर दें। समझ आ गई है? ओके। हाँ जी, नॉर्मली आपको एग्जाम में वैसे इनमें से कोई एक आध ही मिलेगा, अगर दो ज़्यादा हो तो सबका ट्रीटमेंट कर लें, अगर ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, इसको डिसअलाउ कर दें इसको अलाउ कर दें। सही है? आगे चलते हैं। यहाँ पर पढ़ाते हुए ना मुझे काफ़ी सर खपाना पड़ता है, समझाते हुए ना बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, बॉल को बड़े एहतियात से फेंकना पड़ता है, कांच की बॉल है कहीं टूट ना जाए, एहतियात करनी पड़ती। फिर वही आ गया, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। लें जी, फिर आ गया, हम कहते हैं अच्छा ये भी अनरिकॉग्नाइज्ड है, unless the person has made an effective arrangement to secure that the tax is deducted under section this from any made by the fund respect of any received। अच्छा, अब है जी आपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल दिए, या वो कहता है कोई अदर फंड भी हो, अदर जो कि रिकॉग्नाइज्ड ना हो, जो कि रिकॉग्नाइज्ड ना हो, देखिएगा, और अदर फंड फॉर द बेनिफिट आई अनलेस द पर्सन हैज मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर दैट द टैक्स। कोई भी फंड हो, अगर आपने ये इफेक्टिव अरेंजमेंट कह दिया यानी अनरिकॉग्नाइज्ड है, आपको ख़तरा था कि ये मुझे पैसे डिसअलाउ हो जाएंगे, आप टैक्स डिपार्टमेंट को एक एफिडेविट देते हैं। क्या देते हैं? एफिडेविट देते हैं कि साहब मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि जब मैं इसको पेमेंट करूंगा तो इसका टैक्स काट लूंगा, जब इसको पेमेंट करूंगा तो इसका टैक्स, लॉ कहता तुम्हें अलाउ है। क्या कहता तुम्हें अलाउ है? ठीक है। इफ इफेक्टिव अरेंजमेंट इज मेड टैक्स, तो क्या है? एक्सपेंसेस अलाउड। एक्सपेंसेस हम अदर फंड को निकाल देते हैं। अब ज़रा सुनिएगा, हमारा फड्डा पड़ गया, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं पहले। अब सुनिएगा, मैं कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको एग्जाम में कहा जाए ये अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है, पेंशन फंड है या सुपर एनुएशन फंड है, जीपीएस का नाम सुना हुआ है? जीपीएस किसे कहते हैं? नाम सुना हुआ आपने? जीपीएस का नाम नहीं सुना हुआ आपने? जीपीएस, हाँ, जिससे आपकी लोकेशन लोकेट होती है, राइट? 9 मई याद आया आपको? तो जीपीएस ये है। तो जी फॉर ग्रेचुटी, पी फॉर पेंशन और एस फॉर, तो आप लोकेट हो गए इनमें। तो आपको अगर एग्जाम में कहा जाए कि एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड, तो आपने उसका 50% डिसअलाउ कर देना। अगर वो कहे कि ये वाले हैं और खामोश हो तो इसको सारे को डिसअलाउ कर देना है। सही है? लेकिन अगर वो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड हो, आप सुनिएगा, अगर वो प्रोविडेंट फंड क्या है? रिकॉग्नाइज्ड है, प्रोविडेंट फंड, तो ये अलाउड है। अब मैं कंक्लूड करने लगा, ये क्या है? या वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है लेकिन आपने लिख के दे दिया उसे, ये लफ्ज लिखे होंगे एग्जाम में, द एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड 7 मिलियन, राइट, contributed to the unrecognized provident fund where an effective arrangement is made by ABL at the time to deduct the tax while making the payment, तो फिर भी आपने इसको अलाउ करना।
क्या करना है? क्लियर हुई है बात कि नहीं? क्लियर? इफेक्टिव अरेंजमेंट ये है कि आप जब भी उसको पेमेंट करेंगे तो उसका टैक्स काटेंगे। इफेक्टिव अरेंजमेंट से मुराद ये है कि जब भी पहला एम्प्लॉई आपका छोड़ के गया तो जब आपने उसको पेमेंट की तो टैक्स काट के जमा करवा दिया, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट को पता चल गया कि ये कंप्लाई कर रहे हैं। समझ आ गई? इसके ऊपर मैं लिखता हूं समरी ऑफ सेक्शन 21। क्या है जी? सेक्शन कौन कौन से हैं? सब सेक्शन कौन कौन से हैं? एफ के साथ एफ था, एफ, ई, ए और ई। ई, ए एंड एफ, ये नहीं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पूरा अलाउ हो जाएगा, सिर्फ ये रिकॉग्नाइज। अगर तो ये वाले हैं जीपीएस है तो फिर 50% डिसअलाउ होगा। अगर ये अनरिकॉग्नाइज हैं तो फिर डिसअलाउ कर दिया जाएगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को हमने कंक्लूड किया है अगर वो होगा रिकॉग्नाइज तो उसमें कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा, और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड होगा और आपने इफेक्टिव अरेंजमेंट का लिख के दिया हुआ है तो फिर भी डिसअलाउ नहीं होगा। इतना लंबा आएगा नहीं पेपर में ना, हम वो सीन बनाएं जिसके अंदर जो है ना वो हमें मॉडरेट हो जाए, हमें एग्ज़ाम के अंदर वो अंदाज़ा हो जाए कि यार ये हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, ये वाला समरी ऑफ कंट्रीब्यूशन टू फंड्स सेक्शन 21। ठीक है जी, ताकि आपको बाद में ना टाइम नहीं मिलता तो फिर आप डन। ओ क्या बात है जी, हो गया याद? ई ए भी हो गया, एफ भी हो गया, जी हाँ जी ठीक है जी, एक जी आ गया हमारा। ये है जी वायोलेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, क्या हो सकती है वायोलेशन ऑफ द लॉ? किस तरह की हो सकती है? सिविल लॉज, टैक्स लॉज, किसी भी लॉ की। एनी फाइन और पेनल्टी पेड और पेएबल बाय द पर्सन। यहां द पर्सन कौन है? किस पर्सन को दा लगाना है? जिसकी हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां कारोबारी है, जहन में रखिएगा। यहां टैक्स पेयर कौन है? जिसकी हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट, क्योंकि जब आप टैक्स पेयर को भूल जाते हैं ना तो फिर मसला होता है। फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, इसको हाईलाइट करें, रूल्स और रेगुलेशंस। हाँ, अगर ये पेनल्टी बिजनेस की है तो वो अलाउ है, उसको नहीं डिसअलाउ करना आपने। उससे क्या मुराद है? बिजनेस पेनल्टी से क्या मुराद? आपने किसी का घर बनाना था और लेट कर दिया, ठीक है, उसकी छत गलत डाल दी, कोई डिस्टेम्पर था गलत कर आए हैं, उसने आपको पेनल्टी डाल दी, तो वो क्या होगा? वो अलाउ है। समझ आ गई? क्लियर? किसी भी एनवायरमेंटल लॉ है, ट्रैफिक लॉज हैं, इनकम टैक्स लॉ है, कोई भी कानून, पाकिस्तान का या पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि लॉ ने एनी लॉ लिखा हुआ है, एनी। अगर ये पाकिस्तानी लॉ लिखता तो सिर्फ पाकिस्तान का होता। दुनिया में किसी भी कानून की आपने वायोलेशन की, वैसे तो हमारे मुल्क में इंटरनेशनल लॉज की तो हम दचकियां बखेर देते हैं, कुछ नहीं होता हमें, ठीक है। अब आगे के आगे आप पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये तो सेक्शन 21 ने भी कह दिया था कि आपको पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। ये भी आसान है, कोई भी प्रवीण अलाउ नहीं है, ना प्रवीण अलाउ है ना उसका खामद अलाउ है। रिजर्व वगैरह क्रिएट करना ये अकाउंटिंग की सौगातें हैं, ये टैक्स की सौगात नहीं है, ये टैक्स की सौगात नहीं है।
ये आ गया जी एओपी का। ये इसको हाईलाइट करें। अच्छा, इसका आएगा आपका, ये सिर्फ याद रखें ये एओपी के लिए है, ये बाकियों के लिए नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। क्या एक फर्म अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट दे सकती है लोन के ऊपर? यस। उसको काम करने पे कमीशन दे सकती है? दे सकती है। कमीशन दे सकती है, सैलरी दे सकती है, कोई और रेम्यूनरेशन दे सकती है। लेकिन लॉ कहता है मैं तुम्हें एक्सपेंस अलाउ नहीं करूँगा। दो रज के दो, मौजें मारो, लेकिन तुम्हें एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। क्या एक कंपनी दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, वो अलाउ भी होगा। क्या एक इंडिविजुअल दे सकता है अपने आप को? नहीं, वो तो खुद मालिक है ना, वो तो उसकी ड्राइंग्स में चली जाएंगी। ये बात समझ आई है? इसके साथ किताब में लिख लें या मेरे नोट्स में लिख लें, ये सिर्फ एओपी के लिए है। मसला आपको बताया जाएगा एग्जाम के अंदर कि जनाब फर्म ने अपने पार्टनर को 5 लाख रुपया इंटरेस्ट दे दिया लोन के ऊपर, तो आप उठाएंगे और उसमें वो बताए जी बैंक के थ्रू दिया है, टैक्स भी काट लिया। आप करें भाई जो कुछ भी हुआ है, क्या करना है उसको? सिंपल इनकम को बढ़ा देना है। समझ आ रही है? ब्रोकरेज, कमीशन, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, होटल के बिल, उसके पर्सनल होटल्स बिल, वो सारे के सारे क्या करने हैं? ऐड कर देने हैं। किसके लिए है? एओपी के लिए। समझ आ गई? कोई सवाल? अब मेरा आपसे एक सवाल है। मैं, सैफ और फैज़ान, हम तीनों पार्टनर हैं एक फर्म के। सैफ का घर जो है ना वो MM आलम रोड के ऊपर है। तो हम सैफ को कहते हैं कि यार सैफ, ये जो तुम्हारा घर है ये ना ऑफिस बना लें। कहता मैं आपसे किराया लूँगा इसका। ठीक है, आप इसको बना लें तो आप 5 लाख रुपया हर महीने मुझे इसका किराया दिया करें, यानी फर्म देगी। तो हम एग्री करते हैं और हर साल हम 5 लाख रुपये, हर महीने हम 5 लाख रुपया एक्सपेंस आउट करते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस में डालते हैं। क्या ये अलाउ है? अलाउ है कि नहीं? यहाँ कहीं लिखा है रेंट का? क्या ये इंटरेस्ट है? क्या ये कमीशन है? क्या ये ब्रोकरेज है? क्या ये सैलरी है? तो ये अलाउ है। अगर लिखा होता ना एनी एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंस, तो एनी में यहाँ एनी नहीं लिखा हुआ, ये एनी प्रॉफिट ऑन डेट लिखा हुआ है, एनी आगे नाम लिखे हुए हैं, तो सिर्फ यही डिसअलाउ होंगे। कितनी बरीक वारदात है, ये ध्यान करना आपने। लें जी, बैंक आ गया। लॉ कहता है भाई बैंक के थ्रू पेमेंट करनी। सेल्स टैक्स में भी लॉ ये कहता है कि 50,000 तक की पेमेंट कैश में कर लो। इनकम टैक्स में भी कहता है, ताकि ब्लैक इकोनॉमी से बचा जा सके। ब्लैक इकोनॉमी से ज़रा रिमाइंड करें, मैंने आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ कहे हैं। पहले मैंने कहा टैक्स डिडक्टेड या पेड या पेएबल, वो अलाउ नहीं होता। आपने पेमेंट कर दी, टैक्स नहीं काटा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आपने पेमेंट की, आपने किसी को कमीशन दी, राइट, उसने आपकी सेल की, रिटेल गुड्स की, और वो शख्स इनकम टैक्स में ATL में नहीं था, तो आपकी कमीशन मैक्सिमम 0.2% होगी। आपने किसी डीलर को कमीशन दी जो सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड दोनों में नहीं था, तो उसकी सेल का 7.5% आपकी इनकम को बढ़ा दिया जाएगा। 7.5%, 7.5%। आपने प्रोविडेंट फंड और कौन सा था, ग्रेचुटी फंड और सुपरएनुएशन फंड जो कि अप्रूव्ड नहीं थे, उसमें कंट्रीब्यूशन कर दी, सारे का सारा डिसअलाउ होगा। और अगर ये GPS है, ग्रेचुटी है, राइट, पेंशन है, सुपरएनुएशन फंड है, उसमें की तो फिर 50% डिसअलाउ किया जाएगा।
और प्रोविडेंट फंड अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है और आपने उसके अंदर इफेक्टिव अरेंजमेंट किया हुआ है टैक्स काटने का तो अलाउ हो जाएगा, या वो रिकॉग्नाइज्ड है। फिर हमने कहा प्रोविजन वगैरह अलाउ नहीं है, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर फलाना टिंगना, ये कोई अलाउ नहीं है। प्रोविजन अलाउ, प्रवीण को नहीं कारोबार में आने देना किसी जगह भी। उन्होंने कहा तू घर ही रह, तुम्हें खर्चा पहुंच जाया कर, और ठीक हो गया। और एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर वो लिमिट से ऊपर नहीं जाने चाहिए, जो लॉ में लिखी है, वो असाइनमेंट दी है मैंने आपको। और पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। एक एओपी अपने मेंबर को इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये चीज़ें भी नहीं दे सकती। दे लेकिन वो डिसअलाउ कर दी जाएगी, उसकी इनकम को बढ़ा दिया जाएगा। अब आ गया जी बैंक। वो सबसे पहले हम वो करते हैं कि वो कौन सी पेमेंट है जो करते हुए आपको कोई ख्याल नहीं करना, बैंक के थ्रू कर दें, कैश के थ्रू कर दें, वो ठीक है। वो है यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट चार्जेस, फेयर, पोस्टेज, ड्यूटीज़, फाइन, पेनल्टी, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, ये सारी पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, कोई चीज़ भी डिसअलाउ नहीं होगी। याद रहेगा, यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट, ट्रैवल, पोस्टेज, टैक्सेस, ड्यूटीज़, फ़ी, फाइन्स, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये सारी की सारी आपको अलाउ है, वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये इनमें से कुछ भी नहीं है, बाकी कौन से एक्सपेंस बचते हैं आपके? सैलरी, सैलरी नीचे लिखी होगी, ये सैलरी, वो कहता है सैलरी आप 32,000 रुपये पर मंथ पर एम्प्लॉई आप दे सकते हैं कैश। एक एम्प्लॉई को सैलरी आप कितनी दे सकते हैं? 32,000 पर मंथ पर एम्प्लॉई दे सकते हैं, ये भी अलाउ है। आप कहते हैं अगर 33,000 दे दी, डिसअलाउ हो जाएगी, सारी की सारी डिसअलाउ कर दी जाएगी। समझ आ गई? यानी फिर आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है या क्रॉस चेक दें, वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी। ये बात समझ आ गई? आप ज़रा ध्यान कीजिएगा, ये लिख के याद करनी है। पूरे साल में एनी एक्सपेंडिचर फॉर एनी एक्सपेंडिचर अदर देन सैलरी, यूटिलिटीज़, फ्रेट, ये बाकी बचा क्या आपके? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंडिचर आपके बच गए हैं। पेड और पेएबल अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड, स्टेशनरी एक सिंगल हेड है, प्रिंटिंग एक सिंगल हेड है, रिपेयर, मेंटेनेंस अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम है। विच इन एग्रीगेट, एग्रीगेट के ऊपर लिखे एनुअल, पूरे साल का, एक्सीड ₹250। अगर ये 2.5 लाख से बढ़ गया तो उसको भी डिसअलाउ कर दिया जाएगा। 2.5 लाख से बढ़ गया तो क्या कर दिया जाएगा? ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऑनलाइन ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें लॉ ने एक हमें ऑप्शन दे दी कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन 25,000 रुपये तक है तो वो भी आप कैश में कर सकते हैं, बेशक 2.5 लाख से बढ़ जाए, बेशक 2.5 लाख से बढ़ जाए। तो सुनिएगा ज़रा, अब ये टेबल मैंने आपके लिए एक बनाया है। टोटल ऑफिस एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 3 लाख, 2.5 लाख से बढ़ गए, ये स्पेशल में तो नहीं है ना, यूटिलिटीज वगैरह में तो नहीं है। ऑल पेमेंट्स वर मेड थ्रू क्रॉस चेक, सारी पेमेंट क्रॉस चेक के थ्रू की थी, एक्सेप्ट 20,000 एंड 30,000। इस 3 लाख में 5,50,000 की पेमेंट की गई थी, 2 पेमेंट्स की गई, किसके थ्रू? कैश के थ्रू। तो 20,000 भी अलाउ हो गया, 20,000, क्योंकि 25,000 तक एक पेमेंट आप कर सकते हैं। ये जो 30,000 है ये डिसअलाउ कर दिया, आपकी इनकम इससे बढ़ा दी जाएगी। समझ आई? सारी डिसअलाउ नहीं की, जितना डिफॉल्ट हुआ उतने से उसको कर दिया गया। फाइन, ओके।
समझ आ गई? अच्छा, टोटल ऑफिस एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख. All payments were made through cross checks except 50 and 29,000. कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने लिमिट को ही क्रॉस नहीं किया. पूरे साल में 2.5 लाख था ही नहीं. अच्छा जी, द फ्रेड चार्जेस वाज 500,000. सारी पेमेंट कैश में की गई है, अलाउड है. क्यों? क्योंकि ये स्पेशल, इसके ऊपर तो लिमिट ही अप्लाई नहीं होनी. सही है. डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी पेड प्रिंटिंग चार्जेस 150 थ्रू हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, डिसअलाउड. इसके लिए बैंकिंग चैनल का होना ज़रूरी था. आप अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट नहीं कर सकते. इट्स ओके? समझ आई है कि नहीं आई? क्लियर? चले थोड़ा सा इसको हम करते हैं, रिवाइज करते हैं. क्या करते हैं? इसको रिवाइज करते हैं. करें जी रिवाइज. बोलें जी. सबसे पहले पाकिस्तान. टैक्सेस आर नॉट अलाउड और एडवांस टैक्स इज़ नॉट अलाउड. ठीक है. पर्सनल जो भी अब जहन में आ रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड. मैं नॉट अलाउड बंद कर देता हूँ. और एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स above the limit, exceeding the limit, not allowed. ठीक है. contribution to unrecognized क्या था? प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेचुटी फंड, नॉट अलाउड. ठीक है. 50% of the amount contributed in GPS is not allowed. अप्रूव्ड नहीं है सारे. इन अप्रूव्ड लिख देता हूँ. इन अप्रूव्ड GPS is not allowed. Payment made otherwise than banking channel is not allowed. यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ. वो कौन सी पेमेंट है वो पता है आपको. ठीक है. एनी पेमेंट बाय एन AOP टू इट्स मेंबर. वो एनी पेमेंट कौन सी है उसके ऊपर भी स्टार लगा देता हूँ. ठीक है. और क्या पढ़ा हमने? हाँ जी, पेनल्टीज. हाँ जी, कमीशन तो छोड़ ही गए. कमीशन, राइट. कमीशन के साथ भी मैं स्टार लगाता हूँ ताकि आप, कमीशन इज़ नॉट अलाउड. ठीक है. अच्छा, आप कहेंगे सर आप क्या खेल रहे हैं हमारे साथ. ये देखें, आपकी सहूलत के लिए आपके उस्ताद ने ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है. खिला रहा था ना आपको. ये देखें, ये सारा मैंने लिखा हुआ है. ये पूरे चैप्टर की समरी है लालू. पूरे चैप्टर की समरी है ये, चैप्टर नंबर 13 की. वो एक गाना था ना, जाओ हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे. सुना हुआ है? सुनना नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ. तो ये अब मैं तो ये कर सकता हूँ. क्या ख्याल है? ठीक है ना. तो इसको आपने बेटा याद करके आना. अब देखें, एक सेक्शन पर आज 2 घंटे हो गए. 2 घंटे मैं लगा रहा हूँ. उसकी इम्पोर्टेंस समझे आप. दुल्हा की तैयारी हो रही है तो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है ये. ठीक है जी. आज संडे की क्लास मिस नहीं करनी मेरे लाल. हाँ जी, मैं तो ऑनलाइन चल रहा हूँगा ना.
वो तो फिजिकल चल रहा है। हाँ जी, दोनों का। ओ भाई, माल भी तो आपने कमाना है कि नहीं कमाना। चले, जैसे भी आप करना चाहते हो। हाँ जी, वो तो सारी बात है, मेरी संडे की रूटीन है, लेकिन कोशिश करें उस्ताद की हौसला अफजाई के लिए जो है वो कहते हैं ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर